नमस्ते। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम सामान्य हिंदी के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी को लेकर आज पढ़ेंगे। पहला हिंदी भाषा की भाषा, परिभाषा और उसके विविध स्वरूप। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत के बास धातु से हुई है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के बास धातु से हुई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार व भावों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो भाषा जिसमें अपने भाव और विचारों को व्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। और ये संस्कृत के बास धातु से बना है और भाषा शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराता है, स्त्रीलिंग का बोधक है। भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें मौखिक भाषा, आप कह सकते हैं बोलकर, मौखिक भाषा बोलकर। दूसरा प्रकार है लिखित भाषा और तीसरा जो प्रकार है वह सांकेतिक भाषा। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को बोलकर जो प्रकट करता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे भाषण, तो व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर जो प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा में वह व्यक्ति जो अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है, लिखित भाषा कहलाती है, जैसे पुस्तक वगैरह आदि। सांकेतिक भाषा व्यक्ति जो अपने संकेत के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे आंखों से इशारे करना और हाथों के माध्यम, हाथों से संकेत करके बताना और झंडी वगैरह आदि सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। भाषा की प्रकृति। अब भाषा की प्रकृति, भाषा एक सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। जिस तरह से सागर चलता रहता है वैसे ही भाषा हमेशा सागर की तरह बहती रहती है। भाषा के अपने गुण और स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। तो भाषा का जो गुण है, भाषा का जो स्वभाव है, उसे आप भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण और अवगुण होते हैं। प्रत्येक भाषा के गुण व अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है, मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है। अब भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। और भाषा विकास और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। भाषा परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहती नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। जिस तरह से नीर बहता रहता है वैसे ही भाषा भी सदा प्रवाहित होती रहती है। अब भाषा के विविध रूप। भाषा के क्या रूप है? तो भाषा के विविध रूप में एक तो बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली को समझना आवश्यक है। अब बोली, भाषा से संक्षिप्त रूप होता है बोली का। बोली जैसे हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पश्चिम, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो हिंदी भाषा के 5 क्षेत्र होते हैं। अब इन 5 क्षेत्र के अंतर्गत बोलियां होती है। जैसे पूर्वी हिंदी में अवधी,
बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली को समझना आवश्यक है। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता। फिर है मानक भाषा। अब मानक भाषा एक परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। जो शुद्ध भाषा होती है, भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। परिनिष्ठित यानी शुद्ध। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा उपभाषा को कहते हैं। उपभाषा। देखिए, बोली और उपभाषा में क्या अंतर है। बोली का क्षेत्र होता है वह संक्षिप्त होता है, और बोली की तुलना में जो विभाषा है, भाषा का क्षेत्र है, वह विस्तृत होता है। तो विभाषा का जो क्षेत्र होता है वह विस्तृत होता है, और बोली का क्षेत्र होता है वह संक्षिप्त होता है। बोली के अंतर्गत व्याकरण नहीं होता, लेकिन विभाषा या उपभाषा में उसका क्या होता है, साहित्यिक व्याकरण होता है। विभाषा का व्याकरण होता है, उपभाषा का व्याकरण होता है। जैसे राजस्थानी एक उपभाषा है, और उसके अंतर्गत राजस्थानी के अंतर्गत जो मारवाड़ी है, मेवाती है, ये आदि क्या है, उपभाषा बोली है। तो उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र संक्षिप्त होता है। तो भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। परिनिष्ठित यानी शुद्ध भाषा कहते हैं। ये जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है, तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा को एक टकसाली भाषा भी कहते हैं। जो मानक भाषा है, जो शुद्ध परिनिष्ठित भाषा होती है, उस मानक भाषा को एक टकसाली भाषा भी कहा जाता है। इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है। मानक भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, ग्रीक इत्यादि एक क्या है, मानक भाषा है। तो मानक भाषा शुद्ध परिनिष्ठ भाषा होती है। दूसरी बात, मानक भाषा को टकसाल की भाषा भी कहा जाता है, टकसाली भाषा कहा जाता है, और इसमें अनेक पुस्तकों का प्रकाशन होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। संपर्क भाषा। संपर्क भाषा अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी एक संपर्क भाषा है। हिंदी संपर्क भाषा है। तो प्रत्येक व्यक्ति और राज्य तथा देश विदेश के बीच में जो भाषा बोली जाती है उसे संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया गया है। जैसे एक अन्य राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में वह हिंदी भाषा के माध्यम से बात कर सकता है, तो वह एक संपर्क भाषा है। दूसरी राजभाषा। राजभाषा उसे कहते हैं जो सरकारी कामकाज की भाषा है। सरकारी कामकाज की भाषा, जिस देश में सरकारी कार्य उस भाषा में किए जाते हैं, वह राजभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी एक क्या है, राजभाषा है, और संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी क्या है, राजभाषा है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा बताया गया है। तो हिंदी क्या है, एक राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा बताया गया है, और 14 सितंबर 19
14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा मिला और इस दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है, यानी सरकारी कार्य जिस भाषा में होता है वह राजभाषा कहलाती है। जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है, यानी सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं करते। अब कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं मानते और दोनों को समानार्थी मानते। समानार्थी यानी समान, एक मानते। कुछ लोग हैं जो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं समझते और उसे समानार्थी मानते हैं, परंतु दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है। राष्ट्रभाषा वह होती है जो सारे राष्ट्र के लोगों के संपर्क की एक भाषा होती है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं कि जिस देश में अधिकतर नागरिकों के द्वारा जो बोली जाती है भाषा, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? राजभाषा तो एक सरकारी कामकाज की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा उस संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा होती है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की एक राजभाषा है और हिंदी को राजभाषा अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। फिर है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मैंने बताया कि जिस देश में अधिकतर नागरिकों के द्वारा बोली जाती है, जिस अधिकतर जनसंपर्क की भाषा होती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के विभिन्न भाषा भाषियों में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब विभिन्न भाषा भाषियों में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। राष्ट्रभाषा जिसमें देश के अधिकतर नागरिक उसे समझते हैं, पढ़ते हैं और बोलते भी हैं। तो किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता, अस्मिता का प्रतीक होती है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा है वह गौरव, अखंडता व अस्मिता का प्रतीक होती है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर? सरकारी कामकाज की भाषा होती है जो राजभाषा कहलाती है और जिस देश में अधिकतर नागरिकों के द्वारा जो बोली जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। फिर भाषा के पश्चात है भाषा की हिंदी की जो विशेषता, जिसमें क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध हो। जिससे किसी कार्य के होने व करने का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर। एक है सकर्मक क्रिया। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। तो क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक। अकर्मक यानी जिसमें कर्म साथ नहीं है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत कर्म साथ में होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में
कर्म की अपेक्षा नहीं होती। जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला हंसती है, अब इसमें कर्म नहीं है इस वाक्य में। बच्चा रो रहा है, दोनों वाक्य अकर्मक है। तो जिसमें कर्म साथ में नहीं हो, कर्म की अपेक्षा नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें कर्म साथ में रहता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है, जिसमें कर्म साथ रहता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला ने सेब को खाया। अब क्या खाया? सेब खाया। तो शीला ने सेब को खाया और मोहन पानी पी रहा है, ये सकर्मक वाक्य है। तो जिसमें कर्म साथ में रहता है वह सकर्मक वाक्य है, और जिसमें कर्म नहीं है वह अकर्मक वाक्य कहलाता है। फिर क्रिया के कुछ अन्य भेदों में सहायक क्रिया, क्रिया के अन्य भेदों में सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया और अनेकार्थक क्रिया। सहायक क्रिया में वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। मुख्य क्रिया के साथ साथ वाक्य के अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता जो प्रदान करता है वह सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ पे जाना मुख्य क्रिया है और हूँ है वह सहायक क्रिया है। फिर अन्य भेद में पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जिसके द्वारा कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है। एक क्रिया को पूरा करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया। अब पहले उसने क्या किया? खाना खाया, फिर दूसरी क्रिया क्या की है? वह सो गया। तो इस तरह के वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे देखिए, जैसे श्याम भोजन करके सो गया, तो पहले उसने क्रिया क्या की? भोजन करना, और बाद में वह सो गया। तो यहाँ पर भोजन करके ये पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि पहले भोजन करना ये पहले क्रिया हो रही है, और जिसे करने के बाद दूसरी क्रिया सो जाना, फिर भोजन करके वह सो गया, तो ये सो जाना पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। तो पहले भोजन करना क्या है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के पश्चात पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें जो क्रिया पहले होती है और उसके बाद वाली जो क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया नहीं होती। जिसमें खाना खाकर सो गया, ठीक है, वह खाना खाकर फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया, पहले खाना ही खाने का कार्य हो रहा है और बाद में फुटबॉल खेल रहा है। नामबोधक क्रिया में वह क्रिया जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है। नामबोधक क्रिया जिसमें क्रिया वह क्रिया जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है वह नामबोधक क्रिया कहलाती है, जिसमें संज्ञा और विशेषण दोनों साथ में होते हैं। फिर अनेकार्थक क्रिया वैसी क्रिया है जिसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। वे अनेकार्थक क्रियाएं कहलाती है। जैसे खाना क्रिया के अनेक अर्थ होते हैं। खाना क्रिया के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे वह भात खाता है, वह मार खाता है, राम दूसरों की कमाई खाता है। तो खाना क्रिया अनेक अर्थ में की जाती है, तो वहां पे अनेकार्थक क्रिया कहलाती है। फिर क्रिया के पश्चात विशेषण, क्रिया के बाद विशेषण, और विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को अवबोध कराती है, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का जो बोध कराती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह मोर सुंदर है, अब वह सुंदरता का बोध करा रहा है। यह आम मीठा है, अब ये आम मीठा है, तो आम में जो गुण है वह मिठास का गुण है। तो यहाँ पे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता
प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इन दोनों वाक्यों में इसमें सुंदरता और मीठा दोनों क्या है? विशेषण है। विशेषण के भेद मुख्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण के बाद परिमाणवाचक विशेषण, और परिमाणवाचक विशेषण के पश्चात संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम का गुण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा व सर्वनाम का जो गुण होता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अच्छा, मीठा, काला, पीला, पतला, सुंदर, बुरा, ये सभी क्या है? गुण है। तो गुणवाचक विशेषण में संज्ञा व सर्वनाम का जो गुण कराता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़का अच्छा है, अब उसमें गुण क्या है? अच्छेपन का गुण है, तो वह एक गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के पश्चात परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का जो माप तोल का बोध होता है वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कोई वस्तु की मात्रा निश्चित रहती है, जैसे 1 लीटर दूध, मीटर, किलोग्राम, टन, तोला, जैसे 1 लीटर दूध। तो किसी वस्तु की मात्रा को निश्चित बताया जाता है, वहां पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। फिर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के पश्चात है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में वस्तु की मात्रा निश्चित नहीं होती। देखो, अनिश्चित कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक। जैसे थोड़ी सी चीनी लाओ, अब यहाँ पे थोड़ी सी अनिश्चित मात्रा बता रही है। तो विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्या या सर्वनाम की संख्या का जब बोध होता है वहां पे संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अनिश्चित संख्यावाचक में कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक और सारे, किसी भी वस्तु की संख्या को निश्चित नहीं बताया जाता, वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में वस्तु की मात्रा निश्चित होती है। फिर निश्चित में गणनावाचक में जैसे 1, 2, 3 लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ पे वस्तु की निश्चितता बताई जा रही है। फिर क्रमवाचक में क्रम की दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा लड़का अच्छा है, ये भी निश्चितवाचक विशेषण है। फिर आवर्तीवाचक में दुगना, तिगुना, इकहरा, दोहरा, गी दुगना है। अब यहाँ पे आवृत्ति वाचक विशेषण है। फिर समूहवाचक में दोनों, पांचों और सातों, ये समूह को दर्शाता है। तो निश्चित संख्या वाचक विशेषण को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें गणनावाचक, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण और समूहवाचक विशेषण। फिर है चौथा प्रकार है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संख्या व सर्वनाम की और संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं।
तो जो संख्या वह सर्वनाम की ओर जो संकेत करते हैं वहां पे संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। अव्यय, अव्यय अव्यय एक अविकारी शब्द है, विकारी शब्द नहीं है। अव्यय कैसा शब्द है? एक अविकारी शब्द है। उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है जिनके रूपलिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होते, अर्थात अपरिवर्तन रहते हैं। तो अव्यय वे अविकारी शब्द है जिसमें लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह अपरिवर्तित रहते हैं। अव्यय का रूपांतरण नहीं होता, अव्यय का रूपांतरण नहीं किया जाता, इसी कारण इसे अविकारी ये अविकारी होते हैं जिसमें जब तब किंतु परंतु इधर उधर अभी अतः एवं क्योंकि आदि सभी क्या है? अव्यय है। अव्यय के भेद, अब अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। एक है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अवयव, समूचे बोधक अवयव और चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अवयव। क्रिया विशेषण अवयव वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। क्रिया विशेषण अवयव वे शब्द होते हैं जो क्रिया की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं जैसे वह टहलता है। अब वह टहलता है, ये क्रिया विशेषण अवयव है जिसमें वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, यानी वह क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण अवयव के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अवयव के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, जिसमें कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अवयव के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अवयव के 4 भेद होते हैं। 4 भेद में पहला कालवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा जो भेद है वह है रीतिवाचक। तो क्रिया विशेषण अवयव के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। फिर है संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव जिन अवयव शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है, जिसमें एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध जोड़ा जाता है, वहां पे संबंधवाचक अवयव होता है, वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। फिर समुच्चय बोधक अवयव 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अवयव समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अवयव को योजक भी कहा जाता है। और चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अवयव, जिन शब्द में हर्ष, शौक, विस्मय, ग्लानि, घृणा,
लज्जा आदि का भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। जिसमें क्या हो, हर्ष हो, शौक हो, घृणा हो और लज्जा आदि का भाव प्रकट किया जाता है, वहाँ पे विस्मयादि बोधक अवयव कहलाता है। इन्हें द्योतक भी कहा जाता है। तो अवयव के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अवयव जिसमें एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जुड़ा हुआ बताया जाता है। फिर तीसरा जो भेद है समुच्चय बोधक, और चौथा जो अवयव का भेद है वह विस्मयादि बोधक अवयव जिसमें विस्मय, हर्ष, ग्लानि, शोक आदि बताया जाता है। फिर है वर्ण विचार। वर्ण विचार बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब वर्ण है वह वर्ण जो सबसे छोटी ध्वनि होती है। तो बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वह ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क एक वर्ण है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जाते। हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या 44 होती है। अब कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कुल 44 होती है। वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो स्वर ध्वनियां और दूसरी है व्यंजन ध्वनियां। स्वर ध्वनियां और व्यंजन ध्वनियां। स्वरों की संख्या कितनी? तो स्वर है 11 और व्यंजन की संख्या कितनी? 33। इसीलिए हिंदी वर्णमाला में 11 तो स्वर और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और इन कुल वर्णों की संख्या 44 है। 11 तो स्वर और 33 व्यंजन मिलाकर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। वर्णमाला वर्णों की माला, यानी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों को व्यवस्थित करना या वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा गया है। और हिंदी वर्णमाला में 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन और कुल वर्णों की संख्या होती है वह 44 होती है। वर्ण के भेद, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक स्वर ध्वनियां, स्वर वर्ण, और दूसरा है वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा प्रकार है व्यंजन वर्ण। स्वर जिन वर्णों के या जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो स्वर ध्वनियां उसे कहते हैं वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े। जैसे अ। अब अ क्या है? एक स्वर ध्वनि है, लेकिन अ को उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं या स्वर ध्वनि कहते हैं। जैसे अस्वर है, लेकिन क क्या है? क एक व्यंजन है। तो व्यंजन को उच्चारित करते समय वह स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वर ध्वनियां उसे कहते हैं वे स्वर ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, या फिर वे स्वर ध्वनियां जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वे स्वर ध्वनियां कहलाती है।
लेकिन व्यंजन वे व्यंजन ध्वनियाँ जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता से उच्चरित होती है या स्वरों की सहायता से बोली जाती है, व्यंजन ध्वनि कहलाती है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये कुल 11 स्वर है। कुल कितने स्वर है? 11। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अंग व अह है। अंग व अह, ये दोनों अंग व अह है, ये एक अयोगवा ध्वनि है। अयोगवा ध्वनि। तो कुल स्वर ध्वनियों की संख्या 11 होती है, लेकिन अंग व अह है वह एक अयोगवा ध्वनि है। यहाँ पे जो अंग पर जो ये बिंदु है इसको आप अनुस्वार कहेंगे, और अह के पीछे दो जो बिंदु है ये विसर्ग है जो संस्कृत से हिंदी में आए। अब उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर की परिभाषा जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर ध्वनियाँ यानी वे स्वर ध्वनियाँ जिसका उच्चारण करते समय कम लगे, जिसका उच्चारण करते समय कम लगे, वे ह्रस्व स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे इन 11 स्वरों में अ ह्रस्व स्वर ध्वनि है और आ में समय अधिक लग रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर ध्वनि है। तो दीर्घ स्वर ध्वनियों में आ, ई और उ। आ, ई जो उ है वे एक दीर्घ स्वर ध्वनियों के अंतर्गत आप रखते हैं। तो ये दीर्घ स्वर ध्वनि है। बाकी अ, ई और उ और ए ये ह्रस्व स्वर ध्वनि है। अ, ई, उ और ए है जो ह्रस्व स्वर ध्वनि है। प्लुत स्वर ओम जो है प्लुत स्वर ध्वनि कहलाती है। ओम का जो उच्चारण है वे प्लुत स्वर ध्वनि कहलाती है। तो स्वर ध्वनियों को या स्वर वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक ह्रस्व स्वर ध्वनि, दूसरी दीर्घ स्वर ध्वनि और तीसरा जो प्रकार है वह है प्लुत स्वर ध्वनि। प्लुत स्वर ध्वनि बस एक संस्कृत में स्वरों का तीसरा भेद है। संस्कृत में स्वरों का जो तीसरा जो भेद होता है वे प्लुत स्वर ध्वनि कहलाती है। जो ओम है वह एक प्लुत स्वर है। ह्रस्व स्वर जिसमें समय का कम लगना, दीर्घ स्वर जिसमें समय का अधिक लगना, या फिर ऐसे भी कह सकते हो जिसमें श्वास का कम मात्रा में बाहर निकलना, ह्रस्व स्वर ध्वनि कहलाती है। और श्वास का अधिक मात्रा में खर्च होना दीर्घ स्वर ध्वनि कहलाती है। फिर स्वर ध्वनियों के पश्चात है व्यंजन। लेकिन स्वर ध्वनियों को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। स्वर ध्वनियों को जिसमें जीवा के आधार पर स्वर ध्वनियों को 3 भागों में बांटा गया है। जीवा के आधार पर स्वर ध्वनियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर ध्वनियों को 3 भागों में बांटा गया है।
जीवा के आधार पर स्वर ध्वनियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है अग्र स्वर, दूसरा जो प्रकार है जीवा के आधार पर स्वर ध्वनियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र स्वर, दूसरा जो प्रकार है वह है मध्य स्वर, और तीसरा जो प्रकार है वह है पश्य स्वर। तो जीवा के आधार पर स्वर ध्वनियों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें अग्र स्वर पहला प्रकार, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा जो भेद है वह है पश्य स्वर। अग्र स्वर यानी जीभ के जो आगे वाला भाग है वह उच्चारण करते समय जीभ का जो आगे वाला भाग है, अग्र भाग है, वह उच्चारण करते समय जीभ के अग्र भाग में जो प्रयत्न होता है, जीभ का अग्र भाग जो सक्रिय रहता है वह अग्र स्वर ध्वनि कहलाती है, जिसके अंतर्गत ई, ए और आई अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। अग्र स्वर में ई, ए और आई अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं वर्ण, और मध्य स्वर के अंतर्गत अ आता है। मध्य स्वर में अ है जो मध्य स्वर की ध्वनि है, और पश्य स्वर की ध्वनि है, जिसमें पश्य स्वर की ध्वनियों में आ, उ, ओ और आउ। तो जीवा के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर जिसमें जीवा का आगे वाला भाग सक्रिय रहता है, जिसमें ई, ए, आई, और मध्य स्वर के अंतर्गत अ वर्ण है वह मध्य स्वर से उच्चरित होता है, और पश्य स्वर से उच्चरित होने वाले वर्णों में आ, उ, ओ और आउ है वह मध्य स्वर से उच्चरित होते हैं। फिर जीवा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जीवा के पश्चात है मुख के आधार पर वर्णों को, मुख के आधार पर स्वर वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो मुखाकृति के आधार पर, स्वर वर्णों को, मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है संवृत्त स्वर, दूसरा है अर्ध संवृत्त स्वर, तीसरा है विवृत स्वर, और चौथा प्रकार है अर्धविवृत स्वर। संवृत्त स्वर, विवृत स्वर और संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। संवृत्त स्वर में उच्चारण करते समय जीभ का जो अग्र भाग है, आगे वाला भाग है, वह अधिक ऊंचाई पर होता है, जिसमें संवृत्त स्वर में उच्चारण करते समय जीभ का जो आगे वाला भाग है वह अधिक ऊंचाई पर रहता है। वहाँ पे संवृत्त स्वर की ध्वनि निकलती है, जिसमें संवृत्त स्वर के अंतर्गत ई, उ और उ, ये संवृत्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो संवृत्त स्वर के जो वर्ण हैं वह ई, उ संवृत्त स्वर है, और अर्ध संवृत्त के अंतर्गत ए और आउ, अर्ध संवृत्त के अंतर्गत ए और आउ है जो अर्ध संवृत्त के अंतर्गत आते हैं। अर्ध संवृत्त के अंतर्गत ई और आउ अर्ध संवृत्त के अंतर्गत रखेंगे आप।
फिर विवृत स्वर में आ, जीभ का मुंह का अधिक खुलना। विवृत का अर्थ होता है मुंह का अधिक खुलना। और अर्धविवृत के अंतर्गत यानी मुंह का थोड़ा कम खुलना। किसमें? विवृत की तुलना में। विवृत का अर्थ होता है मुख का अधिक खुलना और विवृत जो स्वर है वह है आ। अर्धविवृत के अंतर्गत अर्धविवृत के अंतर्गत अ, ई और आउ। अर्धविवृत के अंतर्गत जो स्वर वर्ण आते हैं वे है अ, ए और आउ। इसमें ए और इसके अंतर्गत आई। तो देखिए, मुखाकृति के आधार पर वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर के अंतर्गत ई, ई, उ, ऊ। यहाँ पे अग्र स्वर जीवा के आधार पे तो ई और ए आई आ रहा था, और यहाँ पे ई, उ, ऊ संवृत स्वर के आधार पर है। अर्धसंवृत स्वर के आधार पर ई और आउ, ई और आउ अर्धसंवृत के आधार पर, और विवृत के आधार पर जो स्वर वर्ण है वह है आ जो मुख का अधिक खुलना आ। और अर्धविवृत के आधार पर जो स्वर है उसमें ए, आई और आउ आते हैं। ए, आई और आउ है वह अर्धविवृत के अंतर्गत अब गिनेंगे। ये मुख के आधार पर है। फिर मुखाकृति के पश्चात ओष्ठ के आधार पर स्वर ध्वनियां। ओष्ठ के आधार पर स्वर ध्वनियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक वृत्ताकार स्वर ध्वनियां होती है और दूसरी होती है अवृत्ताकार स्वर ध्वनियां। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर ध्वनियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर ध्वनि के 2 भेद होते हैं। एक है वृत्ताकार और तीसरा है अवृत्ताकार। ओष्ठाकृति यानी ओष्ठ के आधार पर स्वर ध्वनियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है वृत्ताकार स्वर ध्वनियां, दूसरी है अवृत्ताकार स्वर ध्वनियां। वृत्ताकार के अंतर्गत होठों का गोल आकृति में होना। वृत्ताकार जिसमें होठ है वह वृत्त के आकार के होते हैं, जिसमें उ, ओ और आउ ये वृत्ताकार के अंतर्गत आप रखेंगे। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर ध्वनियों में उ, ओ, आउ, और अवृत्ताकार के अंतर्गत अ, आ, ई, ए और आई ये अवृत्ताकार के अंतर्गत आते हैं। तो पहले मैंने बताया जीवा के आधार पर 3 भागों में, जिसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत ई, ए, आई आता है, ठीक है, और मध्य स्वर के अंतर्गत अ आता है। पक्षीय स्वर के अंतर्गत जिसमें ओ, औ वगैरह सभी है वह पक्षीय स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर मुखाकृति के आधार पर में विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्धसंवृत स्वर 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत विवृत स्वर में आ, अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत अर्धविवृत स्वर में अ और आई और आउ आते हैं। संवृत स्वर के अंतर्गत ई और उ आते हैं। संवृत स्वर के अंतर्गत अर्धसंवृत स्वर के अंतर्गत है
जिसमें ए और औ आते हैं। और ओष्ठाकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें वृत्ताकार और अवृत्ताकार। फिर है व्यंजन स्वर ध्वनियां। व्यंजन स्वर ध्वनियां उसको कहते हैं वे स्वर ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता से बोली जाती है, वे व्यंजन स्वर ध्वनियां कहलाती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जैसे क क्या है, एक व्यंजन है, लेकिन क को क बोलते ही क के अंतर्गत अ की ध्वनि आ रही है, तो ये स्वरों की सहायता से बोली जा रही है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्णों की जो संख्या कितनी बताई गई है, वो 33 बताई गई है। व्यंजन वर्ण के भेद। अब व्यंजन के कितने भेद है, व्यंजन के भेद को देखेंगे। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन क से लगाकर क से जो म तक है वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक, क से म तक है, वह स्पर्श व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। जैसे देखिए क वर्ग, क, च, ट, त और प। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण होते हैं। तो क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और हण। 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो क, च, ट, त, प, यानी प, फ, ब, भ, म। तो कुल कितने वर्ण हुए, 25 वर्ण हुए। कुल वर्णों की संख्या क से म। तो स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी है, स्पर्श वर्णों की संख्या, सॉरी, स्पर्शी जो व्यंजन है वो तो 6 वर्ग हो जाएगा। एक है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है क से म तक। एक है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत 6 वर्ग आता है, सिर्फ 6 वर्ग है वह स्पर्शी व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वह क से म तक 25 होती है। तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन है वह 25 है। कितने हैं, 25 है। और स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो 5 है, जिसमें 6 वर्ग आता है, तालव्यों। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल और व, ये 4 जो ध्वनियां हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। य, र, ल, व। फिर उष्म ध्वनियां। उष्म यानी गर्म। जो श्वास की मात्रा है वह गर्म उष्मा के साथ बाहर निकलती है, या फिर उच्चारण करते समय हथेली का गर्म हो जाना उष्मीय ध्वनि कहलाती है। उष्मीय ध्वनियों में स, श, स और ह। उष्मीय ध्वनियों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। तो व्यंजन कुल कितने हैं, 33 है। 25 और 4 29 और 4 33। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी, 33, जिसमें स्पर्श व्यंजन क से म तक 25 और अंतस्थ ध्वनियां य, र, ल, व, और अंतस्थ ध्वनियों के पश्चात है ऊष्म ध्वनियां, जिसमें स, श, स और ह है, ये ऊष्मीय ध्वनियां हैं। फिर देखिए श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद। अब श्वास के आधार पर
व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है अल्प प्राण ध्वनियां और दूसरी है महाप्राण ध्वनियां। अल्प प्राण, अल्प यानी ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है, अल्प यानी थोड़ा। तो ऐसे व्यंजन ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय या बोलते समय कम लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजनों की जो कुल संख्या है वे 20 होती है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है वह अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वह अल्प प्राण कहलाता है। जैसे क वर्ग को लीजिए, क, ख, ग, घ और हण। अब ये मैंने क वर्ग लिखा है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण है वह अल्प प्राण कहलाता है। जैसे क क्या है, अल्प प्राण है, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा छोड़ के पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। फिर ये दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। तो अल्प प्राण वे व्यंजन ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय कम लगता है या श्वास से वह कम मात्रा में खर्च होती है, कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। और अल्प प्राण ध्वनियां प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है वह अल्प प्राण ध्वनि कहलाती है, प्रत्येक वर्ग का। और यहाँ पर य, र, ल, वो भी क्या है, अल्प प्राण ध्वनि है। तो कुल कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। क, छ, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कितने हुए, 15। 15 जो वर्ण है, 15 के बाद य, र, ल, व, ये भी क्या है, अंतस्थ ध्वनियां भी क्या है, अल्प प्राण है। तो अंतस्थ ध्वनि है, अंतस्थ ध्वनि अल्प प्राण होती है। ये अंतस्थ ध्वनियां जो अभी लिखी मैंने, य, र, ल, व, ये भी क्या है, एक अल्प प्राण के अंतर्गत गिना जाता है। फिर अल्प प्राण के पश्चात महाप्राण। महाप्राण में जिसमें समय अधिक लगता है, वायु है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 15 होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे ख महाप्राण है और घ महाप्राण है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्मीय ध्वनियां होती है। जो ऊष्मीय ध्वनियां हैं वह भी क्या है, महाप्राण है। तो ऊष्मीय ध्वनियां क्या है, महाप्राण है। और अंतस्थ ध्वनियां क्या है, अल्प प्राण है। अंतस्थ ध्वनियां क्या कहलाती है, अल्प प्राण कहलाती है। अब इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। व्यंजनों के उच्चारण स्थान में आप देखेंगे कि व्यंजनों के उच्चारण स्थान में पहले कंठस्य, उच्चारण स्थान में कंठस्य, कंठ। तो कंठ्य के अंतर्गत आप स्वर को देखते हैं, तो स्वर में जो अ और आ है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, अ और आ का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, कंठ है।
और क वर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ है। क वर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ होगा। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और जो विसर्ग के अंतर्गत ये विसर्ग है अयुग्मा ध्वनि में, उसका उच्चारण स्थान भी कंठ होगा। कंठ के पश्चात है तालु। कंठ के पश्चात है तालु। व्यंजन, कंठ के पश्चात तालु। अब देखिए तालु के अंतर्गत जो ई और ई अग्र ध्वनियां हैं स्वर में, ई और ई का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? तालु रहेगा। और च वर्ग भी क्या है? तालवीय ध्वनियां। च वर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या है? तालवीय है। और अंतस्थ ध्वनियों के अंतर्गत, अंतस्थ ध्वनियों के अंतर्गत जो य है, अंतस्थ ध्वनियां कितनी है? 4 है। य, र, ल, व। तो य का उच्चारण स्थान भी क्या है? तालवीय रहेगा। और ऊष्मीय ध्वनियों में, ऊष्म ध्वनियों, सभी महाप्राण क्या है? ऊष्मीय ध्वनियों है। और ऊष्मीय ध्वनियों के अंतर्गत जो स है उसका उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा? तालु रहेगा। फिर तालु के पश्चात है मूर्धा। तालु के बाद मूर्धा, और मूर्धा का जो स्वर के अंतर्गत मूर्धन्य उच्चारण स्थान है वो है री। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। री का जो उच्चारण स्थान है वह क्या होगा? मूर्धन्य रहेगा। फिर ट वर्ग भी मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। ट, ठ, ड, ढ, ण, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। और र, र का उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धन्य है। और श का स्थान ऊष्मीय ध्वनियों में श है, उसका स्थान भी क्या है? मूर्धन्य है। मूर्धा के पश्चात कंठ आ गया, तालु गया, और मूर्धा, और मूर्धा के पश्चात है दंत्य। दंत, दंत के अंतर्गत आप दंतस्य में एक भी स्वर ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण स्थान दंतस्य है, तो स्वर वाले कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। फिर त वर्ग है त, थ, द, ध, न, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतस्य है। तो त वर्ग में त है जिसका उच्चारण स्थान दंतस्य है। और अंतस्थ ध्वनियों में ल का उच्चारण स्थान भी क्या है? दंतस्य है। ल का उच्चारण स्थान भी दंतस्य है। ऊष्मीय ध्वनियों में स का उच्चारण स्थान भी दंतस्य है। फिर दंत के पश्चात आप लेंगे ओष्ठ्य, ओष्ठ, और ओष्ठ के अंतर्गत ओष्ठ के अंतर्गत आप लेंगे ऊ, ऊ, ऊ का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ्य है स्वर में। और आप देखेंगे व्यंजन के अंतर्गत जो प वर्ग है, प वर्ग का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ्य है। र, और अंतस्थ ध्वनियों में एक भी ऐसा वर्ण नहीं है य, र, ल, व में से जिसका उच्चारण ओष्ठ से है। फिर ऊष्मीय ध्वनियों में भी एक भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। फिर ओष्ठ के पश्चात आप लेंगे दंतो, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में आप देखेंगे जो दो कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, तो स्वर ध्वनियों में कंठोष्ठ वर्ण जो कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाली ऐसी जो स्वर ध्वनियां हैं कंठोष्ठ के अंतर्गत, उसमें है ऊ और आऊ है, जिसका उच्चारण स्थान है वह कंठोष्ठ है। ऊ और आऊ।
उ और आउ के पश्चात दंतोष्ठ, दंतोष्ठ के अंतर्गत अंतस्थ ध्वनियों में वो एक ऐसी ध्वनि है वह जिसका उच्चारण स्थान है वह दंतोष्ठीय है। और व के पश्चात वत्सरीय ध्वनियों में, वत्सरीय, वत्सरीय मसूड़ों को कहेंगे, वत्सरीय ध्वनियों में ज और स, वत्सरीय ध्वनियों में व्यंजन के अंतर्गत ज और स का जो उच्चारण स्थान है वह, देखिए स दंतस्य के अंतर्गत आता है और शुद्ध तौर पे देखें तो वत्सरीय के अंतर्गत गिना जाता है। फिर नासिकीय ध्वनियों में अंगणनम है जो वह नासिकीय ध्वनियों के अंतर्गत आती है। तो उच्चारण स्थान जिसमें आप देखेंगे कंठ के अंतर्गत स्वर में अ और आ, और व्यंजन में क वर्ग है वह कंठस्य है। और अंतस्थ ध्वनियों में एक भी वर्ण ऐसा नहीं है जो कंठ से बोला जाता है, और उसमें ध्वनियों में भी एक भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण स्थान कंठस्य है। तालु के अंतर्गत ई और ई है वह तालव्य है, और च वर्ग व्यंजन में देखें तो उसका उच्चारण स्थान भी क्या है, तालु से होता है। फिर मूर्धा में स्वर में देखें तो री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। तो कंठस्य में अ आ स्वर का उच्चारण स्थान कंठस्य है और क वर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठस्य है। फिर तालु, तालु में स्वर का जो उच्चारण स्थान स्वरों के अंतर्गत ई और ई है उसका उच्चारण स्थान तालव्य है। च वर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा, तालव्य। और अंतस्थ ध्वनियों में य का उच्चारण स्थान भी क्या है, तालव्य है। और ऊष्मीय ध्वनियों के अंतर्गत छ का उच्चारण भी तालु है। और स्वर के अंतर्गत जो री है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है, जिसमें ट ठ ड ढ ण का उच्चारण है वह मूर्धन्य रहेगा। लुंठित ध्वनियों में र है, र का उच्चारण स्थान भी क्या है, मूर्धन्य है। और र के पश्चात ऊष्मीय ध्वनियों में श का उच्चारण स्थान, श का उच्चारण स्थान भी क्या है, मूर्धा है। दंतस्य में एक भी स्वर ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण दंतस्य है। त वर्ग त थ द ध न, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंतस्य है। ल में ल वर्ग का उच्चारण भी क्या है, दंतस्य है। और उसमें ध्वनियों के अंतर्गत छ है, स का उच्चारण स्थान है वह दंतस्य है। और ओष्ठ के अंतर्गत उ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। प वर्ग का उच्चारण भी ओष्ठ के अंतर्गत आएगा। उसमें ध्वनियों में एक भी वर्ण ऐसा नहीं है जो उच्चारण ओष्ठ से हो। कंठोष्ठीय में कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोली जाने वाली स्वर ध्वनियों में उ और आउ है जिसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठीय है। फिर दंतोष्ठ में वह जो उच्चारण स्थान है वह दंत व ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। वह अंतस्थ ध्वनियों के अंतर्गत जो वह है, जो जिसका उच्चारण स्थान है वह दंतोष्ठीय है। वत्सरीय के अंतर्गत स है वह दंतस्य के अंतर्गत भी और वत्सरीय के अंतर्गत भी आएगा। नेक्स्ट, इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।